नमस्कार दोस्तों। दिवस की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने वाले हैं फरवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जो कि एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। साथ में हम और क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे दिवस से संबंधित जितना भी स्टैटिक पोर्शन बनता है वो, और साथ में यदि कोई करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है वो भी हम साथ के साथ में कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बढ़ते हैं सबसे पहले दिवस की तरफ। आज का सबसे पहला दिवस है 2 फरवरी। इस दिन हम मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। अगर 2023 की बात करें तो इसकी थीम थी इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। अब काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछी जाती है। लेकिन साथ में दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि वेटलैंड होती क्या है। देखो, वेट का मतलब होता है गीला और लैंड का मतलब होता है भूमि, यानी कि गीली भूमि की यहाँ पर बात की जा रही है। अगर आप बिल्कुल ही बेसिक वर्डिंग की बात करें तो अब जहाँ पर जिस भूमि के अंदर नमी पाई जाती है उसको वेटलैंड कहा जाता है। चाहे फिर आपका वो तालाब हो, झील हो, या फिर जहाँ पर दलदली भूमि आप कहते हैं तो उसके अंदर सैचुरेशन पॉइंट हाई होता है, यानी कि वाटर जो होता है, मॉइस्चर कंटेंट वो काफ़ी ज़्यादा होता है मिट्टी में, तो आप उसको वेटलैंड बोलते हैं। अब होता क्या है कि ये जो वेटलैंड होती है ये हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है, तो इसको संरक्षण करना, इसको बचाना हमारा कर्तव्य बनता है। एक्चुअली में जो वेटलैंड होती है इसको बचाने का जो काम है वो किसके पास है? IUCN के पास है। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो आर्द्र भूमि होती है इसका संरक्षण कौन करता है, अर्थात इसका बचाव कौन करता है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो वो संस्था है IUCN। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। उसके बाद में हमारी जो वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड के अंदर उसको बचाना है। उसके लिए सबसे पहला जो कन्वेंशन होता है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो होता है ईरान के शहर रामसर में। ईरान के शहर रामसर में होता है। और ये कब होता है, किस दिन होता है? तो ये हुआ था 2 फरवरी 1971 को। ये डेट आपको याद करनी है। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक सम्मेलन हुआ, एक समझौता हुआ। इस कारण से इसे कहा जाता है रामसर समझौता। किस लिए हुआ था? कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो आर्द्र भूमि है जो हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखती है, इसका अपने को बचाव करना है भाई, इसलिए हुआ था। उसके बाद में अगर पूछे आपसे कि भारत इसके अंदर शामिल कब होता है, तो भारत इसमें शामिल हुआ था कब? ये शामिल हुआ था 1 फरवरी 1982 को। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। तो इसमें भारत शामिल कब हुआ? एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इस साइट्स के साथ में भारत जुड़ता है 1 फरवरी 1982, 1982 में जुड़ता है। अगर पूछे आपसे कि भारत में कुल मिला के कितनी रामसर साइट है, यानी कितनी आर्द्र भूमियां हैं, तो 2022 में जब लास्ट टाइम जोड़ी गई थी उसको मिला के भारत में वर्तमान में 75 रामसर साइट है। ये आपको यहाँ से याद करना है, यानी कि 75 आर्द्र भूमियों को यहाँ पर विशेष दर्जा दिया गया है संरक्षण के लिए। अब 75 में से यदि आपसे पूछे कि प्रथम कौन सी है, भारत की प्रथम आर्द्र भूमि कौन सी है, वेटलैंड कौन सी है, तो ये है चिल्का झील। तो मैंने आपको बताया था कि झीलों को भी साइट में शामिल किया जाता है। चिल्का झील रहेगी प्रथम रामसर साइट। इसको रामसर साइट में शामिल किया गया था 1981 में। और चिल्का झील कहाँ पर पड़ती है? ये उड़ीसा राज्य के अंदर पड़ती है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। भारत की सबसे बड़ी झील कह सकते हैं, या फिर भारत की सबसे बड़ी लेगून झील भी आप इसको कह सकते हैं। लेगून झील है चिल्का झील। ये बातें आपको यहाँ से याद करनी है। उसके बाद में प्रथम अपने को पता लग गया। अगर सेकंड पूछे आपसे तो दूसरी रामसर साइट कौन सी है, अगर इसके बारे में भी क्वेश्चन आपसे पूछे तो उसका जवाब रहेगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और ये पड़ता है भरतपुर राजस्थान में। इसको भी 1981 में 1981 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। ये रहेगी दूसरी साइट। वहीं पर अगर आप तीसरी साइट की बात करें, थर्ड साइट कौन सी है, तो तीसरी साइट है भारत की जिसे बोलते हैं अपन लोकटक झील। लोकटक झील। और लोकटक झील कहाँ पर है? ये है मणिपुर में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्य मणिपुर में। ये थर्ड साइट है। अब लोकटक झील की बात करें तो ये भारत की उत्तरी पूर्वी
सबसे मीठे पानी की झील है? इस लोकटक झील के अंदर ही विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ मिलता है अपने को। तो पूछता है कई बार एग्जाम में, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? किबुल लामजाओ है। कहाँ पर है ये? मणिपुर में है, लोकटक झील में है। और यहाँ पर कौन सा हिरण पाया जाता है? तो इसको बोलते हैं पास संघाई। यहाँ पर अपने को संघाई मिलता है जो मणिपुर का राष्ट्रीय पशु भी है। तो ये बात आपको यहाँ से याद करनी है, सारी बात इंपॉर्टेंट है। अगर पूछे लास्ट और फाइनल 75वीं साइट कौन सी है जो भारत की शामिल किया गया है, तो इसका जो नाम है वो रहेगा सालबुग वेटलैंड। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर की साइट है। 75वीं सालबुग है। 1 2 3 मैंने आपको बता दिया। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। और अगर पूछे कि भारत में सबसे अधिक साइट किस राज्य के अंदर पड़ती है, तो उस राज्य का नाम क्या रहेगा? उसका नाम रहेगा तमिलनाडु। टोटल में से 75 में से तमिलनाडु की 14 यानी कि 14 साइट्स शामिल होती है। उसके बाद में नंबर आता है यूपी उत्तर प्रदेश का, इसकी 10 साइट शामिल होती है 75 में से। तो जितनी बातें मैंने आपको लिखवाई है सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। एक एक बात आपको नोट करते हुए चलना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाने की संभावना है। थीम भी आपसे पूछ सकता है, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, इसकी थीम रहेगी 2023 की। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। अब 2023 की थीम की बात करें पहले, तो थीम क्या रहेगी? क्लोज द केयर गैप, ये 2023 की थीम है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद में यदि बात की जाए तो हम पढ़ रहे हैं विश्व कैंसर दिवस के बारे में, मनाते हैं 4 फरवरी को। और कौन कौन सी बातें आपको यहाँ से याद करनी है? सबसे पहले तो ये कि यदि कैंसर का अपने को मालूम करना है, पता लगाना है, तो उसके लिए कौन सा टेस्ट होता है? कई बार एग्जाम में टेस्ट के बारे में पूछता आपसे, तो उसे कहा जाता है बायोप्सी टेस्ट। टेस्ट का नाम इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। तो कैंसर की बीमारी का पता लगाने के लिए किस प्रकार का टेस्ट करते हैं डॉक्टर? बायोप्सी टेस्ट यहाँ पर किया जाता है। उसके अलावा अपने को ये पता है कि सन से, हमारे सूर्य से हानिकारक जो रेडिएशंस है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेंट रेज जो आती है, ये किस लिए या फिर किस लिए हानिकारक होती है? ये कोज करती है स्किन कैंसर को। तो त्वचा का जो कैंसर होता है उसको कोज करती है। एक्चुअली में यूवी रेस करती क्या है? तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, उस कोशिका के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए को डैमेज करने का काम करती है यूवी रेस। और अगर डीएनए डैमेज हो जाता है तो वो कोज किसको करता है? ये कोज करता है बेसल सेल कैंसर को। बेसल सेल कैंसर को कोज करता है। लेकिन अपने पास में कौन सा परमाणु हथियार है? अपने पास में हथियार है एक, जिसे कहा जाता है ओजोन लेयर। तो कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछता आपसे कि सन से आने वाली हानिकारक पैराबैंगनी किरणों को प्रोटेक्ट कौन सी लेयर करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहता है? ओजोन लेयर रहता है। अब ओजोन लेयर है, ये कहाँ पर मिलती है? ये मिलती है समताप मंडल में। एटमॉस्फेयर को काफ़ी ज़्यादा लेयर्स में बांट रखा है, तो उसमें जो सेकंड वाली लेयर है जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं, इस समताप मंडल के अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है। और ओजोन लेयर की जो मोटाई है, उस मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का यूज किया जाता है? तो मोटाई को मापने के लिए जिस इकाई का हम प्रयोग करते हैं उसको कहा जाता है डोबसन। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करना है। ओजोन लेयर की मोटाई को मापने के लिए डोबसन का प्रयोग किया जाता है। साथ में अगर आपसे पूछे कि ओजोन दिवस किस दिन मनाते हैं, ओजोन डे हम कब मनाते हैं, तो इसका सही उत्तर आएगा 16 सितंबर। ये हम आगे पढ़ेंगे जब सितंबर का हम पढ़ रहे होंगे महत्वपूर्ण दिवस। ये बातें आपको यहाँ से याद करनी है। उसके अलावा और आपसे क्या पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कि वो कौन से टाइप की कैंसर है जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है? वो कौन से टाइप की कैंसर है जिसको साइलेंट किलर कहा जाता है? इसे कहेंगे आप लीवर कैंसर। इसे कहेंगे लीवर कैंसर। उसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछे आपसे? पेट के कैंसर को किस नाम से जानते हैं? पेट के कैंसर को किस नाम से जाना जाता है? इसे बोलते हैं गैस्ट्रिक कैंसर। गैस्ट्रिक कैंसर के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात करें कि थायराइड का जो कैंसर होता है, गले का थायराइड का जो कैंसर होता है,
उसके उपचार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उसके उपचार के लिए हम I-131 का प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन कई बार ये आता है कि कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 किस प्रकार की किरणों का उत्सर्जन करता है? तो ये करता है गामा रेज का उत्सर्जन। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। गामा किरणों का उत्सर्जन करती है कोबाल्ट 60 और कैंसर के इलाज के लिए इसको प्रयुक्त किया जाता है या उपयोग में लाया जाता है। इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है, सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें तो 13 फरवरी इसको मनाया जाता है क्या? राष्ट्रीय महिला दिवस। 13 फरवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। और किसकी याद में मनाया जाता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारे देश की बात करें या फिर राज्य की जो प्रथम या फिर भारत के अंदर किसी भी राज्य की जो प्रथम राज्यपाल थी, जिनका नाम है सरोजनी नायडू, तो उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत में 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब इनके बारे में बात करने से पहले आपको मैं एक पॉइंट और नोट करा दूं। 13 फरवरी को ही हम मनाया करते हैं विश्व रेडियो दिवस। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो डे मनाया जाता है। ये बात भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। अब 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस है। साथ में आपको एक बात ये नोट करनी है कि सर फिर अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं? अगर पूछे आपसे अंतरराष्ट्रीय वुमेन्स डे या फिर महिला दिवस के बारे में यदि आपसे पूछे, वो मनाते हैं 8 मार्च को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस की। सरोजनी नायडू जयंती इस दिन होती है। और क्या खास बात है इनके बारे में? अगर आप पढ़े तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये पढ़ना है कि सरोजनी नायडू जो थी, सरोजनी नायडू, ये बनती है भारत के किसी भी राज्य की या फिर हम लिखते हैं संयुक्त प्रांत या फिर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। प्रथम महिला राज्यपाल। कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछेंगे आपसे कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी किसी भी राज्य की? तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। संयुक्त प्रांत या फिर उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। अब यहाँ पर क्यों लिखा मैंने संयुक्त प्रांत को? क्योंकि यूपी का प्राचीन जो नाम है वो संयुक्त प्रांत था। ये चेंज कब किया गया? ये चेंज किया गया 24 जनवरी 1950 को। संयुक्त प्रांत का नाम चेंज करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। और ब्रिटिश शासनकाल के अंदर भारत का जो सबसे बड़ा प्रांत था वो भी कौन सा था? संयुक्त प्रांत, अंग्रेजों के अधीन। इसके अलावा आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम भी है सरोजनी नायडू। और एक कब बनती है? 1925 में बनती है। कब बनती है? 1925 में बनती है। और एक कांग्रेस का अधिवेशन था, कानपुर का अधिवेशन 1925 में। और जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरोजनी नायडू ने की थी। और इसी के साथ में बन जाती है कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला बन जाती है। साथ में अगर आपसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या फिर कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी, तो उनका नाम था श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट आयरलैंड की निवासी थी और ये थी विदेशी। तो कांग्रेस की सदनों की या फिर सत्रों की अध्यक्षता करने वाली, अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला पूछे आपसे तो वो रहेगी एनी बेसेंट। ये विदेशी थी। इनके द्वारा 1970 में 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अंदर अध्यक्षता की गई थी। तो यदि आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि प्रथम महिला कौन बनती है तो वो थी एनी बेसेंट, लेकिन ये विदेशी थी। 1970 में 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी। लेकिन वहीं पर आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनती है जिसने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो वो है सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। ये पॉइंट आपको यहाँ से नोट करना है, याद करना है। अगर पूछे आपसे कि सरोजनी नायडू का उपनाम क्या रहेगा, अगर इनका उपनाम आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? इनको बोला जाता है भारत की कोकिला। भारतीय कोकिला के नाम से इनको जाना जाता है। और अगर पूछे आपसे कि फिर सवर कोकिला किसे कहा जाता है, सवर कोकिला किसे कहा जाता है, तो ये रहेगी लता मंगेशकर।
दो क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अगर सिंपल पूछे भारतीय कोकिला किसका उपनाम है, तो जवाब रहेगा सरोजनी नायडू। अगर पूछे आपसे सवर कोकिला किसका उपनाम है, तो जवाब रहेगा लता मंगेशकर। एक बात आपको और याद करनी है, सरोजनी नायडू का एक कथन है जो एग्जाम में पूछता है बार बार। इनके द्वारा कहा गया कि राज्यपाल जो होता है, क्योंकि राज्यपाल थी, इनके द्वारा बोला गया कि राज्यपाल जो होता है वो सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये भी आपको यहाँ से याद करना है। इनकी प्रमुख कविताओं की बात करते हैं तो उसमें इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद रहेगी, द गोल्डन थ्रेशोल्ड रहेगी और द ब्रोकन विंग्स रहेगी। तो ये सब बातें भी आपको यहाँ से याद कर लेनी है। उसके बाद में 28 फरवरी को आता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसकी याद में मनाया जाता है, तो इसका जवाब रहेगा ये जो आपके सामने दिख रहे हैं, रमन। इनका नाम है CV रमन। तो इनकी याद में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब अगर इनके बारे में हम पढ़ें तो थीम आपको याद करनी है। 2023 की थीम है वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। अब होता क्या है दोस्तों, 1928 1928 में CV रमन के द्वारा एक प्रभाव दिया गया था जिसको बोला जाता है रमन इफेक्ट। 1928 में रमन इफेक्ट को दिया गया था, और ये जो रमन इफेक्ट का आविष्कार किया गया ये 28 फरवरी को ही किया गया था। तो इस दिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष मनाया करते हैं आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, क्योंकि रमन इफेक्ट जुड़ा हुआ है साइंस से, और साइंस की स्ट्रीम फिजिक्स से, फिजिक्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि भौतिकी से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है। तो इस दिन मनाते हैं आप राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। उसके अलावा आपको और याद क्या करना है, सेवी रमन के बारे में आपको याद ये करना है कि 1930 1930 में इनको मिलता है, ये भारत के ऐसे प्रथम वैज्ञानिक बनते हैं या फिर प्रथम साइंटिस्ट बनते हैं जिनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। और किस सेक्टर में, कौन से क्षेत्र में नवाजा गया था, तो जवाब करना बड़ा आसान है। इनको भौतिकी यानी कि फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, क्योंकि इनके द्वारा आविष्कार किया गया था रमन प्रभाव का। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 1954 में 1954 1954 में इनको मिलता है भारत रत्न। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत भी 1954 में होती है, तो इनको मिलता है भारत रत्न। उसके अलावा आपको याद ये करना है कि 1957 में 1957 में इनको नवाजा गया था लेनिन शांति पुरस्कार से। इनको नवाजा गया लेनिन शांति पुरस्कार से। ये बात भी आपको यहाँ से नोट करनी है। 28 फरवरी की बात कर रहे हैं तो इस दिन एक और महान व्यक्तित्व है जिनका जन्मदिवस आता है, और उनका नाम है मोरारजी देसाई। नाम आपने सुना होगा, 28 फरवरी को ही जन्मदिवस आता है मोरारजी देसाई का। ये थे भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, PM। इनकी पार्टी का नाम था जनता पार्टी, ये भी आपको याद करना है। और ये प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 में, 1977 में बनते हैं। और प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है, ये भी मोरारजी देसाई है। प्रधानमंत्री के पद से रिजाइन देने वाले प्रथम व्यक्ति भी कौन है, मोरारजी देसाई है। उसके साथ साथ में एक क्वेश्चन इनको लेकर यह बनता है कि वो भारत के एकमात्र व्यक्ति कौन है जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान यानी कि भारत रत्न भी मिला है, और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान यानी कि निशान ए पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। निशान ए पाकिस्तान से भी नवाजा गया है। तो नाम एक रहेगा मोरारजी देसाई। अगर पूछे आपसे मोरारजी देसाई की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो आपको जवाब करना पड़ेगा अभय घाट। अभय घाट। तो इतनी सारी बातें आपको यहाँ से याद करनी है। तो आज के कुछ 4 महत्वपूर्ण मैंने आपको दिवस करवाए हैं। सारी जितनी बातें मैंने आपको एक्स्ट्रा बताई है, एक एक बात आपको यहाँ से गौर करनी है, नोट करनी है। सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लिखना है। साथ साथ में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ में ऑफलाइन क्लासेस में, तो आज ही ज्वाइन करें AD क्लासेस। ये आपको हिसार के अंदर ऑफलाइन बैच प्रोवाइड करवाती है। यदि आप तैयारी करना चाहते हैं SSC GD की, तो आगे बम्पर भर्तियाँ आ रही है, वैकेंसी है 84,866। तो काफ़ी बम्पर भर्तियाँ हैं, सेंटर की जॉब है। यदि आप जुड़ना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ज्वाइन करें AD क्लासेस को। हिसार में बस स्टैंड के बिल्कुल पास में, ऋषि नगर गली नंबर 1 जानकी हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक पास में पड़ता है AD क्लासेस। इसको ज्वाइन करें।
और यदि आप किसी भी क्वारी चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप 9728952216 पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को राम राम, जय हिंद।